आखिरी गार्डन, बस यही 2 कोस दूर ही तो है भैया। तितली ने लंबी सांस लेकर कौवे से कहा। कौवा जो पिछले 4 घंटों से तितली को अपने परों से ऊपर कमर पर बैठाए इधर उधर उड़ा पे रहा था, हानप कर एक नुकीले पत्थर की छांव में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तितली भी पुअर से नीचे रेत पर उतरी मगर फिर हाय हाय मर गई इतनी गरम रेत कहकर कोलय के पर के ऊपर बैठ गई। कौवे ने फिर तान भरी, अरे प्यारी तितली, भला सहरा में कहाँ से आया बाग बागीचा? हाँ, मेरे बाप दादा की रिवायत ही से सुन रखा है कि कभी ये सारा इलाका सनगलाख सहरा नुमा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर सूनबल के ऊंचे दरख्त हुआ करते थे, शाशम के दरख्त भी हवा से झूमते थे, अमलतांस के पेड़ तो कसरत से जो बहार में पीला पीला फूलों से लद जाया करते थे। फिर नीम की घनी छाँव तो मशहूर थी, बहार आती तो नीम पर भरे छोटे छोटे चुने के दाने के बराबर खिले फूलों की खुशबू यूं फैल जाती थी कि शहद की मक्खियाँ, भंवरे और तुम जैसी तितलियां जौक दर जौक कची चली आती थीं। यही नहीं, मखमली घास हर तरफ यूं दिखाई देती थी जैसे सब्ज ईरानी कालीन। चारों तरफ मौसमी फूलों के पौधे खुशबू उड़ाते थे। यहाँ का गुलाब तो मशहूर था, ये बड़ा बड़ा गुलाब हुआ करता था। तो भैया कौवे, ये सब खत्म कैसे हो गया? तितली ने गर्मी से हांफते हुए पूछा। कौवे ने अपने तपते पंजों को चोंच से कुचलते हुए कहा, बस हमने भी सुना है कि लोग लालच में दरख्त काटने लगे कि लकड़ी बेच दी जाए, घरों और दफ्तरों का फर्नीचर बनाया जाए और छोटी झाड़ियों और छोटे पेड़ों को काटकर ईंधन के तौर पर खाना बनाने के लिए जलाया जाए। फिर सुना है दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो गई और दुश्मन मुल्क ने इस इलाके में तो खासकर नैपाम बम गिराए जो गिरते ही आग भड़का दिया करते थे। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा सरसब्ज इलाका जल जलकर खुश्क हो गया। फूल कागज की तरह जलकर खाक हो गए, ऊंचे बड़े दरख्त जलकर कोयला बन गए। हम जैसे परिंदे और जानवर भी हजारों की तादाद में जलकर मर गए। कौवे ने ये सारा मंजर ऐसे खींचा कि तितली अफसोस और दिक से आही भरने लगी। कोई 1 घंटा आराम करने के बाद वो फिर जलते सूरज की गर्मी में उड़ने लगे। तितली ने खुद को कौवे के एक पर के नीचे छुपा लिया और जोर से खसक कर पर के बगली छोटे परों में खुद को महफूज कर लिया। अभी शेखा ढली नहीं थी कि दूर कहीं धुआं सा उठता दिखाई दिया, गोया कि जैसे कहीं आग भड़क रही हो। जो वो आगे बढ़ रहे थे तो धुआं कसीफ और गर्म होता जा रहा था, एक बेयकीनी सी फैली जाती थी। जब वो जरा नजदीक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक वसी बाग में कहीं आग भड़क रही है, कहीं खुदकार मशीनों से दरख्त के दरख्त काटे जा रहे हैं, परिंदे दरख्तों से गिर गिर के जल बुन कर कोयला हो रहे हैं, गुलाब और दूसरे फूल शुलू की नजर हो रहे थे। छोटे छोटे पानी के तालाब या तो खुश्क थे या फिर खुश्क होने की तरफ माइल। तितली चीखने लगी, भैया ये क्या हो रहा है? यही वो आखिरी गारून था जिसके बारे में मेरी दादी अम्मा बताया करती थीं। आह, वो भी बर्बाद हो गया। अचानक भड़कती आग से गर्म हुआ का ऊंचा भभका उठा, जिसकी वजह कौवा बेतवाजुन होकर एक तरफ को लुढ़क गया। अगर वो पूरी कुव्वत से ऊपर उठने का जतन न करता तो वो भड़कते शुलू की नजर हो जाता। अभी वो बमुश्किल संभला ही था कि उसने देखा कि उसके दाएं पर की बगल से तितली, जो पहले ही गर्मी से निढाल थी, फिसल कर नीचे गिर रही है। तितली चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, मगर ला हासिल। कौवे ने नीचे गोता लगाकर लाख कोशिश की कि वो अपनी चोंच से नाजुक तितली को थाम सके, मगर अब नामुमकिन था। कौवे ने देखा कि अभी वो तपती जमीन तक भी ना पहुंची थी कि तितली के खूबसूरत मगर नाजुक पर जलने लगे। शदीद गर्म हवाओं के लपीटों ने कौवे को मजबूर कर दिया कि वो वहां दोज़ख से दूर उड़कर चला जाए। उसकी आंखों में तितली की अचानक मौत की वजह से आंसू बह रहे थे। आखिरी गार्डन भी इंसान की लालच की भेंट चढ़ रहा था।